नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खबरों का अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। और इस समय इस 7 बजे के बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह फैसला उन्होंने लिया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम को अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एन बीरेन ने मणिपुर के जो नए सीएम हैं उनका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, गवर्नर को जाके अपना इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एन बीरेन ने इस्तीफा अपना सौंपा है। और अब बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में हैं, दिन भर सुर्खियों में रही हैं। सुर्खियों में रहने की वजह वो आपके सामने है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि इस बार दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की उम्मीदों का कमल खिल गया। दिल्ली में बीजेपी की भारी बहुमत से हुई जीत के बाद दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की विधानसभा भंग की। दिल्ली एनसीआर की 7वीं विधानसभा को 8 फरवरी 2025 से भंग कर दिया गया है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने अपना इस्तीफा भी उपराज्यपाल को सौंप दिया। आपदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा राजनिवास पहुंचे। बीजेपी ने अभी तक दिल्ली के सीएम के चेहरे पर कुछ साफ नहीं किया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी करते हुए 70 में से 48 सीट जीती है। आम आदमी पार्टी में आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर इस बार कोई बड़ा चेहरा जीत दर्ज नहीं कर सका है। सियासत में वायदे आफत भी बन जाते हैं, चुनाव हारने के बाद भी। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रताप ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ताल ठोकी थी कि उनके बेटे चुनाव हारे तो वो इस्तीफा दे देंगे। सपा चुनाव हार गई है और अब उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। देखिए रिपोर्ट। सियासत में कुछ हार गले का भार बन जाती है। मिल्कीपुर की हार भी अवधेश प्रसाद के लिए वही भार बन गई है। मिल्कीपुर में अवधेश के बेटे अजीत को हार मिली है, लेकिन उसकी आंच अब अवधेश प्रसाद की सांसदी पर आ गई। डीडीयूपी से बात करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अवधेश प्रसाद को इस्तीफे वाले वायदे की याद भी दिलाई और पूरा करने की ताकीद भी कर दी। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा चुनाव हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, अच्छी बात है, उनको दे देना चाहिए। कुछ कर नहीं पा रहे और अखिलेश जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अवधेश ने कहा वो पूरा करें। इधर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की मांग तो उठ ही रही है। साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि मिल्कीपुर की जीत ने ये साफ कर दिया है कि जनता के दिल में कौन है। सर, मिल्कीपुर चुनाव को लेके आप क्या कहेंगे? मिल्कीपुर चुनाव में जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या 2027 के लिए नैरेटिव सेट करेगी? मिल्कीपुर जीत ने दिखा दिया कि अयोध्या का राजा कौन, और कम से कम वो लोग जो राम राज्य का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम सेतु का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, वो अयोध्या का राजा जनता हजम नहीं कर पाई और करारा जवाब दिया है कि जनता मोदी योगी के साथ है। मिल्कीपुर की जीत को बीजेपी जनता का हिसाब बता रही है। वहीं मिल्कीपुर की हार फैजाबाद से सपा सांसद के अवधेश प्रसाद की सांसदी पर बनाई है। और अब खबर में फिर दिल्ली की ओर रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत उसने हासिल किया है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों का रिजल्ट शनिवार को आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल की है। बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। भाजपा को आप से 3.6% ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है।
तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की कुछ प्रमुख वजहें भी आपको बताते हैं। केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे, 177 दिन जेल में रहे। सरकारी बंगले शीश महल पर 45 करोड़ खर्च किए। केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने। केंद्र ने वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया। महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक मदद का ऐलान। 67% उम्मीदवार बदल दिए गए। दरअसल इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल वोटर्स में से 60.92% महिलाओं ने वोट किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत थोड़ा कम यानी 60.21% रहा। ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोटिंग की। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लोकतंत्र में जनता का फैसला स्वीकार किया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। उनके निगेटिव नैरेटिव को जनता ने नकार दिया। 8 साल बाद सपा से मिल्कीपुर विधानसभा छीन ली। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,636 वोटों से हराया। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने 1,46,397 रिकॉर्ड मत प्राप्त किए। सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 84,687 मतों से संतोष करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया। आज देश तुष्टीकरण नहीं, भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। एक समय ईमानदारी के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता की सवारी करने आए केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। बीजेपी के 27 सालों बाद सत्ता में वापसी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमारे संवाददाता प्रतीक राय से दो टूक बात की। सियासत में रंज, तंज और रंग को अपने भाषणों में समेटना अगर कला है तो बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर उसे ललित कला बना देते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर संविधान के पन्नों पर जब सवाल करते हैं तो राहुल गांधी की घबराहट बढ़ जाती है और जब जवाब देते हैं तो लाजवाब कर देते हैं। बीजेपी सांसद रविवार को लखनऊ में थे तो डीडी संवाददाता प्रतीक राय से अपने ही अंदाज में रूबरू हुए। हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर जी। सियासी भाषणों में अपने रंज, तंज और रंग के लिए जाने जाते हैं। जो राहुल गांधी से संविधान के पन्नों पर सवाल पूछते हैं, हम उनसे जानेंगे दिल्ली की जीत के मायने क्या है। दिल्ली की जीत के बड़े मायने हैं क्योंकि देश की राजधानी है। देश की राजधानी विकास के लिए कराह रही थी, तड़प रही थी और कहीं ना कहीं तड़पाने का काम जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किया, वायदे करके मुकर गए और झूठे वायदों को दिल्ली वालों ने पक्की गारंटी देके बाहर का रास्ता दिखाया कि वापस नहीं लाएंगे और मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है कि सुशासन और विकास करके दिखाएंगे, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे और दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में से एक बनाकर दिखाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली का विजन भी बताया और आम आदमी पार्टी की रार का रीजन भी बताया। सर, दिल्ली में आपने एक नारा दिया था चुनाव के दौरान कि अरविंद केजरीवाल ने पाठशाला की जगह मधुशाला बना दिया है। निश्चित तौर पर, और यही उनको भारी पड़ा कि शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अंदर गया, उप मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, 15 विधायक जेल में, 8 मंत्री जेल में, एक सांसद जेल में। ये एक ही राजनीतिक दल कर पाया, आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करके आई थी और बनी थी, जिसका जन्म उसके कारण हुआ, आज उसकी हार का कारण भी वो बना है। चाहे दिल्ली विधानसभा हो, देश का लोकसभा चुनाव, दोनों में कांग्रेस ने हार की हैट्रिक लगाई है। जब हमारे रिपोर्टर ने अनुराग सिंह ठाकुर से इस पर सवाल किया तो उन्होंने रिपोर्टर से ही एक मजेदार सवाल पूछ लिया। सर, आप एक क्रिकेटर भी रहे हैं, आप क्रिकेट की चीजों को अच्छे से समझते हैं।
कांग्रेस दिल्ली में हार की डबल हैट्रिक लगा चुकी है। डबल नहीं भाई, हैट्रिक लग गई। हैट्रिक ही बोला आपने? हाँ हैट्रिक ही बोला ना, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा क्रिकेटर हो आप भी। हाँ मैंने भी सर क्रिकेट खेला। वो अंदर से भाव नजर आ रहा है। लोकसभा के 3 चुनाव हुए, तीनों के तीनों हार के खाता नहीं खुल पाए। विधानसभा के 3 चुनाव हुए, तीनों के तीनों खाता नहीं खुल पाए। और राहुल जी को समझना पड़ेगा, केवल संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से काम नहीं चलेगा। जनता ने आपको नकारा है और जनता ने आपको कहा कि चिंतन करो, मंथन करो, कहाँ कमियां हैं। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ पहुंचे थे और उस जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है और इस हार पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मिल्कीपुर सीट पर सपा 61,710 वोटों से हार गई है। अखिलेश यादव को इस शर्मनाक हार पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा अपनी हार का ठीकरा बसपा पर डालकर बचना चाहती है। मिल्कीपुर विधानसभा में बसपा ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा था, तब इतनी करारी हार सपा की कैसे हो गई। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा अपनी हार का ठीकरा बसपा पर न फोड़े। पिछली 9 विधानसभा सीटों पर बसपा ने दिया था पार्टी का प्रत्याशी। मिल्कीपुर विधानसभा में बसपा ने नहीं उतारा था प्रत्याशी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई बसपा पूरी मजबूती से जारी रखेगी। कोई भी बाधा हमें ये करने से नहीं रोक सकती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार पर अन्ना हजारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिसको समाज सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो समाज को बर्बाद करने का रास्ता दिखा रहा था। देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल के राजनीतिक व सामाजिक गुरु अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसको समाज सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो समाज को बर्बाद करने का रास्ता दिखा रहा था। शराब के ठेके दिए जा रहे थे, जिसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है। राजनीति में सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छा सोचने वाले और समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं। जो पहले हमारे साथ में था, शराब पसंद नहीं थे, सत्ता में आ गया, शराब के ठेके, शराब के लाइसेंस, और लाइसेंस तो एक नहीं होता। सत्ता में आने के बाद लाइसेंस कई लोग निकालते और कई दुकानें खोलते, तो इतना शराब बढ़ने से क्या होगा। ये एक जगह पर नहीं होता, कई जगह पर शुरू होता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, ये गलती हो गई। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने दिल्ली की हार पर कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने का कॉन्सेप्ट पहले से है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष मजबूत है और मजबूत बना रहेगा। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था उसी समय बात तय हुई थी कि लोकसभा के चुनाव लड़ने का अलायंस है, राज्यों में लोग अपने अपने निर्णय ले सकते हैं, ये कह के इंडिया अलायंस बना था। वही नीति अभी है, जब वो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे निश्चित रूप से फिर इंडिया अलायंस की बात फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन ये तब ये तय हुआ था। अब क्या आगे रणनीति सारे दल बनाते हैं वो देखना है कि वो क्या तय करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और वो बरकरार रहेगी। अन्ना हजारे ने कहा कि समाज को शराब की तरफ ले जाना गलत। अरविंद केजरीवाल से ये गलती हुई जिसका उन्हें नुकसान हुआ। राजनीति में अच्छे लोग भी हैं जो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इंडी गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अन्ना हजारे समेत कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। रविवार को छुट्टी के कारण महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति भी देखी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। रविवार को छुट्टी के कारण महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति देखी गई। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी क्राउड प्लान लागू किया गया। यात्रियों को अब ट्रेन के लिए सिटी साइड से प्रवेश कराया जा रहा है। वाराणसी, लखनऊ,
कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने वाले वाहनों की संख्या के कारण कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। महाकुंभ में प्रशासन जितनी व्यवस्थाएं करता है, श्रद्धालुओं की संख्या उसको पार कर जाती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण लोग भी स्नान के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। रविवार के दिन महाकुंभ में पहुंची श्रद्धालुओं की अपार भीड़। हर व्यक्ति लगाना चाहता है संगम तट पर आस्था की डुबकी। प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने में करना पड़ रहा है कठिन परिश्रम। ट्रेनों के माध्यम से भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। ट्रेन के लिए सिटी साइड से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है स्टेशन। महाकुंभ में सनातन संस्कृति से जुड़ा हर व्यक्ति आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, जिसके कारण लगातार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें पीएम मोदी हर साल बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं से पहले उनसे चर्चा करते हैं। इस बार यह कार्यक्रम 10 फरवरी 2025 को होगा, लेकिन इस बार कार्यक्रम का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। पीएम मोदी ने इसका टीजर शूट कर लिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। देश में होने वाले स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के हौसलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी 10 फरवरी से छात्रों के साथ संवाद शुरू करने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी की इस परीक्षा पे चर्चा 2025 का यह 8वां संस्करण का आगाज 10 फरवरी को होने वाला है, लेकिन इस बार का यह संस्करण कई मायनों में खास होने वाला है। आखिर क्या होगी इसकी खासियत, आप भी देखिए। परीक्षा पे चर्चा 2025 का आयोजन सुबह 11 बजे होगा। मोदी 10 फरवरी को स्कूली छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। इस बार कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। एक नया आयाम जोड़ते हुए इस बार की चर्चा के 8 एपिसोड रिलीज होंगे, जिसमें पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां छात्रों के साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगी, जिससे छात्रों के हौसलों को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें शामिल होने वाले छात्रों को भी जानिए। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए इस साल 3.25 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। इस साल राज्यों से 36 छात्रों का चयन किया गया है, जो सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, सीबीएसई बोर्ड और नवोदय स्कूलों से हैं। इन छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए चुना गया है। अब एक नजर इसकी खासियत पर भी डाल लेते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा का नया अंदाज छात्रों को देखने को मिलेगा। इस बार का विषय खेल और अनुशासन है। मानसिक स्वास्थ्य, पोषण स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, रचनात्मकता और सकारात्मकता जैसे कई क्षेत्र होंगे। इसमें फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण भी शामिल होंगी। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम भी शामिल होंगी। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु होंगे शामिल। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का पहला संस्करण 2018 में ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पिछली बार ये कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में टाउन हॉल प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश के छात्रों ने हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार ये प्रोग्राम पूरी तरह बदल चुका है। इसको आप कैसे देख सकते हैं, ये भी जानिए। प्रधानमंत्री के साथ पहली बातचीत सीधे दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, पीएमओ यूट्यूब चैनल, शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। काफी रोचक और मोटिवेट करने वाला ये संवाद स्टूडेंट्स को हर क्षेत्र में योगदान दे सकता है। और देश प्रदेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में अगली खबर है प्रदेश से। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर गोरखपुर एयरपोर्ट के पास नए रेलवे स्टेशन के लिए भी प्लान तैयार किया। देखिए रिपोर्ट। रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रविवार को निरीक्षण किया।
साथ ही स्टेशन के मॉडल और अन्य तैयारियों का भी अवलोकन किया, जहां पर उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए रेलवे में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। और इसके काम की आज मैंने समीक्षा की, गोरखपुर काम बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा है। जो काम शुरुआत किया गया था उस काम में बहुत तेजी आई है और स्टेशन की डिजाइन अगर आपने देखी है जी, स्टेशन की डिजाइन हमारे गोरखपुर के जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उस विरासत को ध्यान में रखते स्टेशन की डिजाइन बनाई गई है। बहुत अच्छा तेजी से काम चल रहा है और मैं भविष्य में रेगुलरली इसको रिव्यू करता रहूँगा। गोरखपुर एक घनी आबादी वाला जिला है। राज्य सरकार ने 22 नवंबर 2021 को गोरखपुर को महानगर घोषित किया। गोरखपुर हवाई अड्डा शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इसको देखते हुए गोरखपुर एयरपोर्ट के पास नए रेलवे स्टेशन का प्लान किया गया। नया टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट पे जो नया टर्मिनल बन रहा है, क्या रेलवे और एयरपोर्ट की व्यवस्था को इंटीग्रेट करके दोनों को जोड़कर क्या एक ऐसा नया स्टेशन भी बन सकता है जो एयरपोर्ट से लगा हुआ हो। तो आज जो हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और रेलवे के जनरल मैनेजर हैं, दोनों को साथ बैठ के इसकी पूरी प्लानिंग करने का कहा गया है। वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत करके जो यहाँ के लिए सुविधाजनक होगा। जिले में गोरखपुर एयरपोर्ट के पास नया रेलवे स्टेशन बन जाने से यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा और यहाँ जिले के अलावा बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी यात्रा आसान होगी। और देश प्रदेश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम। सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन जारी है। आज सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक्शन जारी है। रविवार सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 2 इलाज के दौरान शहीद हो गए। जवानों ने सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग जारी है। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में कई कैंपों के 650 से ज्यादा जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। कई दिनों तक ऑपरेशन चलने के बाद 31 नक्सलियों को किया ढेर। नक्सलियों के पास से AK-47, INSAS, BGL लॉन्चर और बड़े हथियार बरामद हुए हैं। 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। ऑपरेशन उस जगह हुआ जिस जगह को नक्सलियों का आरामगाह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुताबिक साल 2025 का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अब एक नजर 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली एक्शन पर डालते हैं। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए और एक DRG जवान शहीद हुआ। 6 जनवरी को जवानों की एक गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में आई, एक जवान शहीद, एक ड्राइवर की भी मौत हुई। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर किए गए। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर किए गए। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सली ढेर किए गए। 20 और 21 जनवरी को गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31
मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश प्रदेश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। कानपुर में ड्रोन सिटी का निर्माण हो रहा है, तो वहीं लखनऊ में एआई सिटी बनाने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहा है। कानपुर में ड्रोन सिटी का निर्माण हो रहा है, तो वहीं लखनऊ में एआई सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। सेकेंड और थर्ड ग्रेड के शहरों पर भी सरकार फोकस कर रही है, जिससे वहां कंपनियां स्थापित हो सकें। जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ेगी। इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स का काम शुरू हो गया है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति सबसे अच्छी बनाई गई है। उम्मीद है कि जल्दी बड़ी कंपनियां यहां निवेश करेंगी। एक एएमसी हमारा बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में तैयार है और दूसरा भी प्रगति पर। तीसरे के लिए हम जल्दी योजना लाने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी। महाकुंभ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो। महाकुंभ में आज शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 23 लोगों ने स्नान किया। अब तक 42 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगी। अक्षय वट के करेंगी दर्शन पूजन और लेटे हनुमान की करेंगी पूजा आराधना। अभिनेत्री पूर्व सांसद जया प्रदा के बेटे संग लगाई महाकुंभ में पावन डुबकी। श्रद्धालुओं के लिए की गई अद्भुत व्यवस्था पर पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया धन्यवाद। प्रयागराज जंक्शन में एकल दिशा प्लान से ही होगा प्रवेश और निकास। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर लागू रहेगा एकल दिशा प्लान। तो देश प्रदेश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।